वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट को देखा था, ठीक वैसे ही आज की इस वीडियो में दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है। तो दोस्तों उल्डहम के अकॉर्डिंग गंगा की जलोढ़ जो निक्षेपित की मोटाई है वो 4000 से 6000 मीटर है दोस्तों। और वही अगर मैं बात कर लूँ ग्लेनी के अकॉर्डिंग तो ये 2000 मीटर है दोस्तों, है ना। हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। वाह नदी मतलब बहने वाली नदी दोस्तों। तो भारत में सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो गंगा नदी है, आपको पता ही है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 25-25 किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गोदावरी की तो इसका है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की तो 1312 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा 1312 किलोमीटर। वही अगर मैं महानदी की बात करूँ तो ये 858 किलोमीटर है दोस्तों, है ना, 58 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी है। तो दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तीनों नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास ही है दोस्तों, है ना। इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो दोस्तों मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है दोस्तों, ना, याद रखिएगा। और इसको हम लोग तिब्बत में सापो के नाम से भी जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, और आपको पता ही है जमुना के नाम से जानते हैं इसको बांग्लादेश में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और वही मैं बात करूँ आपको कि अरुणाचल प्रदेश में इसको दहिंग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है। भ्रंशद्रोणी से कौन सी नदी होकर बहती है दोस्तों? तो वह है नर्मदा नदी, याद रखिएगा, जो कि आपका वेस्ट के तरफ जाती है ना। चलिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो इसमें हम लोग देख लेंगे, नर्मदा है, ताप्ती है, और ये जो राप्ती नदी है ना दोस्तों, राप्ती नदी ये एक्चुअली में पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ये आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? राप्ती। तो ये आपकी सहायक नदी है दोस्तों घाघरा की, याद रखिएगा। घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी, घाघरा की सहायक नदी है ना। और घाघरा आपको पता ही है कि ये उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। चलिए कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में प्रमुख रूप से है ना दोस्तों, बहती है। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात कर ली जाए तो ये 805 किलोमीटर की लंबाई है ना। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है ना दोस्तों, प्रवाहित होती है, जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है इसका जो अपवाह क्षेत्र है ना, ये बहुत बड़ा है ना। वो लगभग आपका हो जाएगा 87,900 स्क्वायर किलोमीटर, 87,900 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा, इसका अपवाह क्षेत्र है। लेकिन इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 805 किलोमीटर, है ना, टोटल लंबाई, टोटल लेंथ, है ना, याद रखिएगा। और ये आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, याद रखिएगा ये भी, है ना। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तिरुचिरापल्ली के निकट ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों, ना। चलिए सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, ना, आपको पता ही होगा। चलिए यह अमरकंटक पठार से निकलती है दोस्तों। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये आपकी निकलती है नागपुर पठार, जो छोटा नागपुर का पठार है ना, वहीं से निकलती है दोस्तों, ना, छोटा नागपुर पठार पहाड़ियों से, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो वो है 592 किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा, 592 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। चलिए निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी कौन सी, मतलब कि कहीं जाकर गायब हो जाती है, भूमि में ही, है ना। तो वो हो जाएगी, आपको पता ही है दोस्तों, लूनी नदी है, रण के कक्ष में जाकर समाहित हो जाती है, गायब हो जाती है ना, जो कि अरावली से निकलती है, अरावली की श्रेणी से, और जाकर उधर
गायब हो जाती है रण के कक्ष में, गुजरात वाले हिस्से में, है ना। और इसकी टोटल जो लंबाई है दोस्तों वो 320 किलोमीटर है, याद रखिएगा, है ना, लूनी नदी का। चलिए, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? तो दोस्तों पूरे भारत में एक ऐसी नदी है जिसका पथ परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब अपना पथ बदलती है दोस्तों, तो वो है कोसी नदी, जो बिहार में पड़ता है ना, याद रखिएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी में से पानी आता है? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है, आपको पता ही है, क्योंकि ये आपका वेस्ट चंपारण में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, और पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी बहती है ना दोस्तों, उधर से ही आती है। चलिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण होता है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, दोनों के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना दोस्तों, वही है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जानी है, आम्र वर्षा है। मैंगो सावर क्या है दोस्तों? तो मैंगो सावर एक्चुअली में बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्चुअली बीपीएससी ने इसको कंफर्म नहीं किया ना, कोई इश्यू नहीं, लेकिन सी हो जाएगा, है ना। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है दोस्तों? तो वह तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाड़े में भी वर्षा होती है, क्योंकि जो ये इधर की जो दक्षिणी पश्चिमी का जो मानसून है ना दोस्तों, ये इधर के साइड से होकर जाती है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक हो जाती है इसी वजह से। और यही अपने बिहार में भी क्रॉस करती है बे ऑफ बंगाल से होकर, है ना, ऐसे इंटर करती है। चलिए, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये मेघालय राज्य में अवस्थित है चेरापूंजी। विश्व में सबसे अधिक कहीं वर्षा होती थी ना, वो चेरापूंजी ही था दोस्तों, है ना। लेकिन अब कौन सा हो गया दोस्तों? तो वो है मौसिनराम। मौसिनराम अब हो चुका है, लेकिन पहले विश्व में सबसे अधिक कहीं वर्षा होती थी तो वो चेरापूंजी ही था, मेघालय का। अब कौन सा हो चुका है? नाम मैं लिख दे रहा हूँ, मौसिनराम, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, मौसिनराम। इससे पहले चेरापूंजी हुआ करती थी, पूर्वोत्तर राज्य है ये। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखते हैं दोस्तों, बाढ़, झारखंड और उत्तरी हिस्सा, हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, भूकंप, फिर नेक्स्ट क्या है? सूखा, चक्रवात। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको अच्छे से देख लें एक बार, तो इसका जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में क्या होता है? तो आपको पता है कि बिहार जो हो उसमें बाढ़ सबसे अधिक होता है, तो एक का आपका 3 हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर भूकंप सबसे ज़्यादा किधर के साइड आता है दोस्तों? तो भूकंप सबसे ज़्यादा किधर के साइड आता है? जो हिमालय वाला गिरिपाद क्षेत्र, हिमालय का जो गिरिपाद क्षेत्र उधर के साइड भूकंप आता है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर, ऐसे वाला 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सूखा किधर के साइड सबसे अधिक पड़ता है? तो मध्य पूर्वी भारत जो है ना दोस्तों, उसमें सबसे अधिक सूखा हो जाता है ना, आपको पता ही है। तो इसका हो जाएगा आपका सी, ऐसे करके। और ये जो बच गया आपका चक्रवात, तो चक्रवात किधर के साइड सबसे अधिक आता है दोस्तों? तो ये झारखंड और उत्तरी उड़ीसा का जो हिस्सा है उधर के साइड आता है ना। चलिए, तो ऐसे क्लियर हो गया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, करेवास मुक्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ पे? तो दोस्तों भारत में एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है दोस्तों, वो है कश्मीर, याद रखिएगा, कश्मीरी हिमालय में इसका उत्पादन होता है दोस्तों। चलिए, रेगुड़ जिसका नाम है, रेगुड़ जिसका नाम है, वो कौन सी मिट्टी है दोस्तों जिसको रेगुड़ भी कहा जाता है? तो वह काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, आपको पता ही है। और ये कपास जो होता है उसकी यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब खेती की जाती है ना। चलिए,
और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका वो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा हो जाता है, उत्तर पश्चिमी वाला, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा हो जाता है, छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा आता है। इन सारे भागों में ये विस्तृत है दोस्तों। कहीं ना कहीं झारखंड में भी थोड़े बड़े हिस्सों में विस्तृत है, याद रखिएगा। रेगुर नाम है काली मिट्टी का, आपको पता ही हो गया होगा, रिवीजन क्लास। चलिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? तो जो मिट्टी का जो कटाव है वो उसको कैसे रोका जा सकता है? मिट्टी जो एक्चुअली बह रही है, ढह जा रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है? उस पर वनस्पति या फिर वृक्षारोपण करके, उस पर वृक्षारोपण करके ही तो रोकी जाती है ना। बहुत सारे चारों तरफ पौधे लगा दो, ये भी एक मतलब एक पॉसिबिलिटी है जिससे उसको रोका जा सके। तो वृक्षारोपण भी एक अच्छा सॉल्यूशन है ना, इसीलिए तो कहा जाता है वृक्ष लगाओ ऐसे करके। लैंडफॉर्म बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है ना इसी वजह से, क्योंकि उसकी जो जड़ होती है ना वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, इसी वजह से। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पुरानी कछारी मिट्टी, तो भांगड़ मिट्टी कहलाती है दोस्तों। एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है, उसी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग भांगड़ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो दोस्तों वन क्षेत्र का प्रतिशत, ये देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका 2001-2002 का है, तो ये उस समय के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा है 20.7% है ना। लेकिन आपको पता ही है कि अभी वाला जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग कितना है? 21.64% है ना। 20, मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 21.64% है, आपको पता ही है, याद रखना है ना। चलिए, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? किस राज्य का दोस्तों? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि आपको सेंसस में भी दिखा होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घने जंगल है ना। चलिए, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र तो आपको मिज़ोरम में हो जाएगा, है ना। ये 2000 के अकॉर्डिंग है, अभी भी लगभग यही है। मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ऐसे आ जाते हैं। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसमें अनुमानित संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो अनुमानित संख्या रखा गया है वो 2015 की गणना के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 7910 था, है ना। लेकिन ऐसा मतलब एक अनुमान है कि पूरे देश में ये 12 से 14 हज़ार तेंदुए हैं, पूरे देश में 12 से 14 हज़ार तेंदुए हैं। तो इसका कहीं भी ऑप्शन ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से अगर 15 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि ये 95 का क्वेश्चन थी, बहुत पहले की हो गई है ना, लेकिन हम लोग अभी की बात करेंगे तो अभी तो तेंदुए की बहुत ज़्यादा कमी भी आई है, याद रखिएगा ना। तो ये उस समय का कितना था दोस्तों? 7910 है ना, याद रखिएगा। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करनी है। वर्ष 1991 से 2000 के दशक के जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% रही थी। ये 2000 बात कर रहा है कब की? 91 और 2001 की, लेकिन हम लोग बात करेंगे किसकी? 2011 की। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर आपको पता ही होगा लगभग का कितना रहा था दोस्तों? तो ये रहा था आपका 17.7%, याद रखिएगा कितना? 17.7%। यहाँ पे आपका 21% दिखा रहा ना, 17.7% रहा। चलिए, 1 से 2011 के बीच की, है ना। चलिए, वैसे ही क्वेश्चन है, सबको अपने मतलब अभी के करंट के अपडेट के अकॉर्डिंग सारे के सारे को बताना है यहाँ पे, है ना। आपका जनसंख्या, फिर कुल नागरिक जनसंख्या में इतना जनसंख्या ये है, इतना जनसंख्या ये है, तो ये आपको बताना है। ये पहले की डाटा के अकॉर्डिंग है, इस वजह से इसको हम लोग करंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। ये वाला अपने को नहीं देखनी है, याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, मतलब 1 और 4 सही थे, बाकी जो 2 और 3 थे वो सही नहीं थे, है ना। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नागरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना? तो दोस्तों 31% था नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, है ना, याद रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या 31% है, बाकी जो बचे वो ग्रामीण जनसंख्या हो गई दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये गंडक नदी से निकलती है,
गंडक से निकलती है सारण सिंचाई नहर। एक्चुअली ये भी आपका वेस्ट चंपारण वाला हिस्सा से ही वो करता है ना, जहाँ पे बहुत मतलब त्रिवेणी घाट जहाँ पे है ना दोस्तों, तो उसी के पास एक लंबा बैरेज बनाया गया था, है ना, और वहीं से ये नहर निकलती है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल कहाँ की परियोजना है दोस्तों? तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिससे इसको पानी मिलता है दोस्तों, है ना, तीनों स्टेट को। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो ये आपको पता है, ये सतलज नदी पर बनाया गया है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों? तो ये कावेरी नदी पर है, अवस्थित है, कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों ये, है ना, याद रखिएगा। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए हीराकुंड बांध तैयार किया गया। हीराकुंड बांध कहाँ पे तैयार किया गया है दोस्तों? तो ये उड़ीसा के महानदी पे तैयार किया गया है, याद रखिएगा, जो कि बहुत ही मतलब लंबा बांध है दोस्तों, विश्व का लंबा बांध है सबसे, है ना, याद रखिएगा। जिसकी अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो ये मतलब टोटल लंबाई की बात की जाए तो ये 25.8 किलोमीटर होता है ना, 25.8 किलोमीटर, याद रखिएगा। सबसे लंबा बांध है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इस बांध से 10 लाख हेक्टेयर, है ना, 10 लाख हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई की जाती है इससे, याद रखिएगा। चलिए, और ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है ना। मैथॉन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथॉन बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए दोस्तों? तो ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं दोस्तों, बराकर नदी पर, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? जो दामोदर की सहायक नदी है ना, बराकर, उसी पे बनाया गया दोस्तों, है ना, दामोदर की सहायक नदी एक्चुअली में ये, याद रखिएगा। चलिए, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक, ये सब बैंक हो गए, समितियाँ हो गई, ये कहीं ना कहीं कृषि से तो रिलेटेड ही नहीं है। चलिए, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से होता है। किसको उगाने से होता है दोस्तों? तो ये भिन्न मौसमों पर 2 फसलें, मतलब एक खेत में एक साथ 2 फसलें या 2 से अधिक फसलें अगर उगाई जाती हैं, 2 से अधिक फसल उगाई जाती है, 2 या 2 से अधिक, तो क्या होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं ना, युग्म पैदावार का आशय उसी पे होता है दोस्तों, है ना। चलिए, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में पहला आपको पता ही है 1965 में आया था, है ना। चलिए, तो दूसरा के बारे में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के परिणाम में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। और क्या है दोस्तों इसके अलावा? इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सत्योत्पादन का संकलन करना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही था। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य के साथ सत्योत्पादन का समाकलन करना भी था। और इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक जो लाभान्वित नहीं हो चुके थे उनको भी इसमें ऐड ऑन करना का था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों, 2 और 4, जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों नगदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता ही है, ऑप्शन देख के, गेहूँ, जो कि नगदी फसल नहीं होता है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति करी किसमें? तो दोस्तों ये गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति हुई थी। चलिए, प्रमुख खाद्य फसल कौन से हैं? प्रमुख खाद्य फसल में आपका चावल आ जाता है दोस्तों, उसके बाद गेहूं आता है हम लोग के इंडिया में।
भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। भारत के चावल कटोरे का क्षेत्र नाम क्या है दोस्तों? तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है वही है दोस्तों। चलिए, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है दोस्तों? तो वह चावल, उसके बाद आता है गेहूँ, है ना। चलिए, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है दोस्तों? तो वह चावल, है ना। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है दोस्तों? तो वो है आपका गुजरात, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। गुजरात, महाराष्ट्र भी, गुजरात भी, है ना, ये सब आती है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। गन्ने के उत्पादन में एक्चुअली, है ना। तो आपको पता ही है दोस्तों, चीनी का उत्पादन सबसे अधिक आपका चीनी मिल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। तो ये आपका सबसे पहले तो रहेगा ही। तो 2 ऑप्शन वैसे ही कट जानी है ना। फिर आपका इन दोनों में आएगा दोस्तों, है ना। देखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपका तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसमें आंध्र प्रदेश और पंजाब दिया हो तो ये भी कट जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? शुष्क भूमि के लिए, तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल होती है दोस्तों, वो मूंगफली होती है ना। शुष्क भूमि में इसको उपजाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है, जो कि अकेले 75% होल्ड करता है प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादक में अग्रणी है? तो आपको पता ही है, केरल है दोस्तों। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है किस में दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका चाय में। उत्पादन और उपभोक्ता दोनों है चाय में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चीन जो है वो 1 नंबर पे है दोस्तों। चीन 1 नंबर पे है इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट में भी। सॉरी, एक्सपोर्ट में 1 नंबर नहीं है, लेकिन भारत से वो चीन चाय खरीदता भी है, आपको पता होना चाहिए, और पूरे दुनिया को बेचता है। चीन चाय पूरी दुनिया को बेचता है, लेकिन भारत से खरीदता है दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि भारत की जो चाय होती है ना, वो उच्च क्वालिटी की होती है, आपको पता होना चाहिए। भारत वाली जो चाय होती है ना, भारत की चाय, वो उच्च क्वालिटी की होती है, जिसको वो चीन खरीदता है। याद रखिएगा ये बात, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है दोस्तों? तो गिरनार है, जहाँ पे चाय बागान नहीं है एक्चुअली। बाकी कनन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, ये तीनों जगह है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है क्या? तो चाय ही है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, जिसको चीन को भी बेचता ही है ना। चलिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है पश्चिम बंगाल। जूट को ही बोला जाता है एक्चुअली पटसन। चलिए, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ पे लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है दोस्तों? तो ये आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा जो है उसमें लौह अयस्क की उपलब्धता है, लेकिन पंजाब में नहीं है दोस्तों, है ना। चलिए, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो किस राज्य में चांदी उपलब्ध है दोस्तों? तो वो झारखंड हो जाता है ना, जहाँ पे चांदी उपलब्ध है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किस खनिज के उत्पादन में दोस्तों होता है चादरी अभ्रक, है ना, चादरी अभ्रक में, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली तांबा जो होता है, जिप्सम जो हो जाता है ना, तो इस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तांबा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तांबे में सबसे वो जो होता है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है दोस्तों? तो वो है चिली, है ना, याद रखिएगा, चिली, जो कि आपका अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में। चिली हो गया 1 नंबर पे। अगर भाई जिप्सम की बात कर ली जाए तो जिप्सम में आपका चीन आ जाता है दोस्तों, चीन, है ना, चीन आ जाता है सबसे बड़ा। और लॉ एस्क में भी चीनी आ जाता है दोस्तों, है ना, चीनी आ जाता है लॉ एस्क में भी। इसमें आ जाता है आपका चिली, ये चिली है, याद रखिएगा। और ये बाकी दोनों चीन है ना। और चादरी अभ्रक में इंडिया है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो वह झारखंड, याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा? झारखंड है। और झारखंड से सटे हुए अपने बिहार के जो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, वो उनमें भी इसका देखने को मिलता है दोस्तों, है ना, हिस्सा। चलिए, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। खनिज उत्पादन में दोस्तों तो हो जाता है बिहार, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए आप कब का है। सबसे पहली बात तो ये
1994 का है, तब झारखंड भी बिहार में ही हुआ करता था इसी वजह से। लेकिन अभी के सिनेरियो से बात की जाए तो ये बिहार बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। देखिए ये एक्चुअली क्या है कि 1919 का ये क्वेश्चन है, तो इस वजह से उसके डाटा के अकॉर्डिंग ही ये बात कर रही है, तो उसमें आपका बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार झारखंड में ही था, सॉरी झारखंड बिहार में था, तो इस वजह से 1 नंबर मध्य प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल दोस्तों ना, तो इसका राइट आंसर ये था। उस समय झारखंड का तो अलग कोई नाम था नहीं। चलिए, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तो वो है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिंचम ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंचम ब्लेड से। चलिए, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहाँ पे, तो दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात में हुआ था, है ना, याद रखिएगा, हाइड्रो पावर स्टेशन। चलिए, कर्नाटक वाला हिस्सा में पड़ता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा का योगदान 1% से कम होता है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है, 1% से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सही है। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन का हर्षमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में ऊर्जा का उपभोग जो है करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग ही है, बिल्कुल भी सही है दोस्तों। इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा होता है ना, ऊर्जा का प्रयोग होता है, मतलब कि हर एक चीज़, इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, जितनी भी एनर्जी सोर्स ऑफ होती है मैक्सिमम यूज होती है उधर ही। तो भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है, तो दोस्तों हो जाएगा गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना, और इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधाएं होती है, इसी वजह से इधर के साइड ये सब चीज़ें की गई है ना। अब देखो, रतन टाटा ने झारखंड में स्टील प्लांट क्यों खोला, क्योंकि वहाँ पे आपका लौह अयस्क है बहुत ज़्यादा, है ना, इसी वजह से। तो ये सब भी रीज़न होता है ना, जहाँ पे आपकी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं जो होती है वो वहीं पे अगर रहे, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन और इधर उधर का खर्चा जो है वो कम हो जाता है। भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 1992 और 93 का है ना, इस वजह से उस समय का आंसर दिखा रहा है 64 और 40,000 किलोमीटर। लेकिन मैं अगर बात करूँ अभी के सिनेरियो से 2001-2000 डाटा, अगर 2019 की से बात करूँ मैं, तो अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना दोस्तों, वो टोटल कितना है, वो है 599 राजमार्ग है दोस्तों ना, नेशनल हाईवे, याद रखिएगा। और कुल उनकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लंबाई हो जाती है आपकी, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, लंबाई टोटल कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगी 1,32,500, 1,32,500 किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, टोटल लेंथ लंबाई हो जाएगी। चलिए, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब, तो दोस्तों ये डलहौजी के समय में हुआ था दोस्तों, 1853 में, जो बम्बई से चल के ठाणे तक गई थी, है ना, याद रखिएगा। बम्बई के जो बड़ी बंदर स्टेशन था, जिसको अभी हम लोग महाराजा शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, 5.5 फीट की होती है। बड़ी लाइन की जो 2 पटरियाँ होती है उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस जो होता है 5.5 फीट का होता है। अगर वही चौड़ी जो मीटर गेज होता है ना दोस्तों, 2 पटरियों के मध्य, उसकी दूरी 1 मीटर की होती है, याद रखिएगा, मीटर गेज जो लगा होता है। और छोटी लाइन के पटरियों के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है आपकी 762 mm से 610 mm तक, है ना, 610 mm तक, याद रखिएगा। चलिए, मार्मुगाओ पतन स्थित है, मार्मुगाओ पतन कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये है गोवा में, याद रखिएगा, गोवा में स्थित है दोस्तों मार्मुगाओ पतन। ये आपका जो जुआरी नदी है उसी के मुहाने पे स्थित है ना।
सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये है गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव में स्थित है दोस्तों, है ना। ये हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है, याद रखिएगा। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके पहले जो 2 हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? तो एक है आपका दक्षिणी गंगोत्री है दोस्तों, एक होता है मैत्री, है ना, मैत्री है। एक मैत्री है, एक दक्षिणी गंगोत्री है और एक भारती है, याद रखिएगा तीनों के तीनों को। सबसे पहला दक्षिणी गंगोत्री, फिर मैत्री, है ना, फिर भारती। भारती की स्थापना 2012 में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अगर वही दक्षिणी गंगोत्री की बात की जाए तो ये 1983-84 में की गई थी, है ना, याद रखिएगा। और मैत्री की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1988-89 में की गई थी, है ना, याद रखिएगा। 1988-89 में मैत्री की स्थापना की गई थी, मैत्री की स्थापना। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों परवाल भित्ति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो है कैम्बे की खाड़ी, जहाँ पे परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा कच्छ की जो खाड़ी है वहाँ पे परवाल भित्ति पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी हो गई, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप हो गया दोस्तों। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी तो आपको पता ही हो गया होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ भी आपको होता है दोस्तों, है ना, परवाल भित्ति पाई जाती है। तो ये सारे के सारे आपके रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।